भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक विचारों का अध्ययन हम कर चुके हैं। भारत में उदारवादियों का ब्रिटिश शासन के प्रति क्या विचार था, इसका अध्ययन आज हम इस कक्षा में करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरे राजनीतिज्ञों और उनके चापलूस अधिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि राज्य में सर्वतोमुखी प्रगति की है, अतः यहाँ ब्रिटिश प्रभुत्व का रहना उचित है। अर्थात वह ये मानते थे कि ब्रिटिश प्रभुत्व से ही भारत का भला होने वाला है। साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों की असभ्य जनता को सभ्य बनाने का बीड़ा उठाया। उनका ये कहना था कि भारत या पूर्व के जितने भी देश हैं उनके लोग असभ्य हैं और पश्चिम पर यह भार है कि वह इन असभ्यों को सभ्यता की ओर ले जाए। अतः भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य को नवीन रूप से प्रस्तुत किया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा रेल विकास, शांति की स्थापना, नवीन शिक्षा नीति की प्रगति आदि का सहारा लेकर ब्रिटिश सरकार के गुणगान किए जा रहे थे, जबकि उनका भारत में शोषण बरकरार था। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के वो पक्ष दिखाए जा रहे थे जिनसे दृष्टिगत हो कि भारत में विकास हो रहा है। वास्तविकता इससे परे थी, परंतु ब्रिटिशकालीन भारतीय समृद्धि से प्रभावित भारतीयों के भ्रमों को दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की। अर्थात धन निष्कासन के थ्योरी को समझा करके उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीयों का धन इंग्लैंड की ओर प्रभावित हो रहा है। उदारवादी दल की क्या नीति थी, इसको जानने के लिए हमें उस काल की संभावनाओं को जानना होगा। उदारवादी दल में शिक्षित लोग थे, उनमें भी वकील अधिकांश रूप में थे, अतः उनकी नीति नियमबद्ध प्रगति में आस्था रखने वाली थी। वे विकास की मंथर गति में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी साधनों के वे विरुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर हम वैधानिक आंदोलन के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार में बने रह सकते हैं, अन्यथा हाँ हो सकता है कि हमारे मूल को हम ही नष्ट कर दिया जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने निम्न 3 साधनों को त्याज्य बताया। पहला, विद्रोह; दूसरा, विदेशी आक्रमणकारियों को सहायता देना व उनमें सहयोग करना; और तीसरा, अपराध का मार्ग अपनाना। दूसरे उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने हेतु एकता को परम आवश्यक समझा। इसीलिए उदारवादी नेताओं ने राष्ट्रीय एकता को विकसित करना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इटली की एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब समूचा भारत प्रेम, सद्भावना और सम्मान के 3 बंधकों से जुड़ जाएगा तो भारतीय एकता दूर नहीं रहेगी। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य की दूरी को समाप्त करने की बात करने पर जोर दिया। उनके इस प्रकार के प्रयासों से शिक्षित वर्ग में एकता की भावना जागृत हुई। उदारवाद के प्रारंभिक नेताओं ने जीवन के प्रति दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। उन्होंने आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं
वैज्ञानिक संस्कृति का भारत में प्रचार एवं प्रसार का समर्थन किया। इस संदर्भ में सी शंकरन नायर ने अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया कि हम अपनी सामाजिक प्रणाली से वह सब कुछ निकाल देना चाहते हैं जो उन्नति में बाधक है। हम पाश्चात्य सभ्यता से वह सब कुछ ग्रहण करना चाहते हैं जो हमें अच्छा दिखाई देता है। भारत की मध्ययुगीन पुरानी एवं निरंकुश समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने अधिक जोर दिया तथा किसी भी वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया। उन्होंने गौरवमय अतीत के स्थान पर सुंदर भविष्य की कल्पना की। उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह रहा कि उन्होंने साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना करके भारत में आर्थिक चेतना जागृत की। भारत की आर्थिक समस्याओं के प्रति भी उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे औद्योगिकरण और सामाजिक संबंधों में के लोकतांत्रिकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के समर्थक थे। इन उदारवादियों के आर्थिक प्रवक्ता दादाभाई नौरोजी, महादेव रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारत की बढ़ती हुई गरीबी का कारण माना और इस आर्थिक शोषण के 3 रूप उन्होंने बताए कि किस तरह से भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है: व्यापार, वित्त और उद्योग। उनकी धारणा थी कि ब्रिटिश सरकार स्वदेशी उद्योगों को नष्ट कर रही है और आधुनिक उद्योगों को वह निरुत्साहित कर रही है, अर्थात भारत के पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं और उनका स्थान नए उद्योग नहीं ले पा रहे। भारतीय उद्योग और कृषि के हितों के विरुद्ध मुद्रा नीति अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत भारतीयों को हमेशा घाटे का व्यापार ही करना होता है। विदेशी स्वामित्व वाले बागान उद्योगों में भारतीय श्रमिकों को दास रूप में रखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बताई कि अंग्रेजों द्वारा भारत से संपत्ति और पूंजी की निकासी की जा रही है। उदारवादी प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में कार्यकारिणी तथा नगर न्यायपालिका का प्राथमिक चाहते थे तथा न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति बराबरी के सिद्धांत पर चाहते हुए न्यायालयों में उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्ति के पक्षधर थे जो कानून के ज्ञाता हों। उदारवादी संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे, परंतु वे इस संघर्ष का गठन नहीं कर सके। इस क्षेत्र में केवल समाचार पत्र ही उनकी सहायता कर सके। भारतीय व्यापारी अभी कांग्रेस से प्रभावित नहीं हुए थे, इस कारण वे कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने में भी हाथ खींचते थे और नेता भी धनवान नहीं थे। इस कारण अर्थ की कमी भी वैधानिक संघर्ष को गतिशील बनाने में बाधक थी। एक और जो उस समय के विचारकों को अगर हम देखें तो प्रारंभिक भारतीय उदारवादी जो नेता थे वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और वो इस बात को जानते थे कि हम अपनी जो वैधानिक मांगे हैं उनको वैधानिक तरीकों से ही मनवा सकते हैं। अगर विद्रोह या हिंसा की अगर प्रवृत्ति अपनाई तो हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य हमें मूल रूप से ही समाप्त कर दे। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके और धीरे धीरे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में
करेंगे।